तो मूवी की शुरुआत में हम चलते हैं साल 1986 में, जहां हम छोटे जोश को देखते हैं। जोश को बचपन से ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी सोते सोते अपने शरीर से बाहर निकलकर घोस्ट की दुनिया में जाने वाली बीमारी थी। इसी वजह से उस घोस्ट की दुनिया से एक खतरनाक बूढ़ी औरत का भूत जोश के पीछे पड़ गया था। इसी बीमारी को ठीक करने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कार्ल और एलिस को बुलाया जाता है। एलिस छोटे जोश को हिप्नोटाइज करके कुछ सवाल जवाब करती है। तभी छोटा जोश किसी को इशारा करके कुछ बताता है, पर यहाँ एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता और वो छोटे जोश की इन सभी मेमोरीज को ब्लॉक कर देती है ताकि वह कभी दोबारा सोते हुए उस घोस्ट की दुनिया में न जा सके। और यह सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अब आते हैं प्रेजेंट में। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में देखा, जोश अपने बेटे डेल्टन को बचाने के लिए उसी डरावनी दुनिया में यानी द फर्दर में जाता है। वो डेल्टन को रेड फेस डीमन से छुड़वा लेता है, लेकिन असली खेल वहीं हो जाता है। वापस लौटते वक्त जोश को वही बचपन वाली बूढ़ी औरत का भूत मिलता है और यहीं पर पासा पलट जाता है। रियल जोश की सोल वही डीमंस की दुनिया में फंस जाती है और वो बूढ़ी औरत का घोस्ट जोश के शरीर पर कब्जा करके हमारे रियल वर्ल्ड में आ जाता है। जब एलिस को यह बात पता चलती है तो फेक जोश उसका गला घोटकर एलिस को मार देता है और रिनई के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं किया। यानी अब रिनई और बच्चों के साथ जो जोश रह रहा है उसके शरीर में उस बूढ़ी औरत का घोस्ट है और हमारे रियल जोश की सोल अभी भी उस डीमंस की दुनिया में तड़प रही है और ये सब रिनई और बच्चों को नहीं पता। तो दोस्तों, आप आगे कहानी में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस वीडियो में हम रेनई के साथ रहने वाले जोश को फेक जोश कहेंगे और जो सोल और डीमंस की दुनिया में फंसा है उसे हम रियल जोश कहेंगे। चैप्टर 1 की एंडिंग से ही चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। प्रेजेंट में बताया जाता है कि एलिस की मौत के बाद पुलिस ऑफिसर रिनई से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि एलिस की गर्दन पर अगर तुम्हारे पति के फिंगरप्रिंट मिले तो उन्हें जेल हो जाएगी। और रेनई के घर पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, इसीलिए फेक जोश रेनई और बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपनी माँ लॉरेन के घर रहने आ जाता है। पर इस घर में भी वही सारी अजीब घटनाएं फिर से होना स्टार्ट हो जाती है। एक दिन रेनई अपनी बच्ची के पास होती है, तभी नीचे पियानो अपने आप बजने लगता है। वो नीचे देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं था और जब वो फिर से बच्ची के पास आती है तो देखती है कि बच्ची बेड पर नहीं बल्कि फ्लोर पर गिरी हुई थी। ये सारी बातें रेनई फेक जोश को बताती है, पर फेक जोश इसे रेनई का वहम बताकर भूलने के लिए कहता है और नई शुरुआत करने के लिए कहता है। इधर एलिस के 2 असिस्टेंट एलिस की याद में उसके पुराने घर जाते हैं। तभी एलिस के रीडिंग रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है। ये दोनों असिस्टेंट अंदर जाते हैं जहां उन्हें 1986 वाली जोश के बचपन की रिकॉर्डिंग टेप मिलती है। जब असिस्टेंट उस रिकॉर्डिंग टेप को देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में बचपन वाले छोटे जोश के पीछे बड़ा जोश भी खड़ा दिखाई देता है। इधर रात में लॉरेन बच्चों को देखने उनके रूम में जाती है तो डेल्टन नींद में बोलता है, नानी आपके पीछे कोई है। पर जब लॉरेन पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो वॉशरूम जाती है तो मिरर में उसे एक वाइट ड्रेस वाली औरत दिखाई देती है जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ फेक जोश खड़ा था। लॉरेन उसे बताती है कि उसने यहाँ किसी को देखा, पर फेक जोश कह देता है कि आप अफवाह मत फैलाइए और आराम से रहिए। अगली सुबह डेल्टन अपनी माँ रेनई को बताता है कि कल रात उसने रूम में एक वाइट ड्रेस वाली लेडी को देखा जो ठीक नानी के पीछे खड़ी थी। और जब वो रात को रूम से बाहर गया तो उसने देखा कि पापा किसी से हवा में बातें कर रहे हैं, पर सामने कोई नहीं था। अब रेनई को डेल्टन की बातें समझ तो आती है, पर वो अपने पति पर शक नहीं कर पा रही थी, तो वो डेल्टन को समझाती है। फिर फेक जोश दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। उसी दिन दोनों असिस्टेंट वो रिकॉर्डिंग लॉरेन को बताते हैं। लॉरेन को कुछ समझ नहीं आता, पर अब इस पहेली को सुलझाने के लिए एलिस तो रही नहीं, इसलिए लॉरेन कार्ल को बुलाती है। ये वही कार्ल है जिसने बचपन में एलिस के साथ मिलकर जोश को ठीक किया था। इधर हम रेनई को देखते हैं जिसके पास पुलिस का कॉल आता है। वो बताते हैं कि एलिस की बॉडी पर जोश के फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। तभी रेनई को वो वाइट ड्रेस वाली घोस्ट दिखाई देती है और पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। अचानक बच्ची के रोने की आवाज आती है। रेनई भागकर उसकी बच्ची के पास जाती है, पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। रेनई जोर लगाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ ना तो बच्ची थी और ना कोई घोस्ट। जैसे ही वो नीचे आती है वो घोस्ट अचानक रेनई को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद फेक जोश आता है। वो रेनई को सोफे पर लेटाता है और रेनई के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि धीरे धीरे फेक जोश की बॉडी बूढ़ी हो रही है
क्योंकि उसके अंदर एक मरे हुए इंसान की सोल है। जब रेनई को होश आता है, वो फेक जोश को व्हाइट ड्रेस वाली लेडी के बारे में सब कुछ बताती है, पर फेक जोश फिर से उसे वहम कह देता है। तभी पियानो अपने आप बजने लगता है। वो दोनों नीचे जाते हैं और उस पियानो पर वही ट्यून बज रहा था जो रेनई ने जोश के लिए लिखी थी। जब रेनई फेक जोश से इस गाने के बारे में पूछती है तो उसे कुछ पता ही नहीं होता, और वहाँ पहली बार रेनई को एहसास होता है कि ये रियल जोश नहीं है। दरअसल वो गाना रियल जोश की असली सोल बजा रही थी, ताकि रेनई को पता चल सके कि उसका असली पति अभी भी डिमंस की दुनिया में फंसा हुआ है और उसके साथ कोई और दूसरा इंसान है। इधर कार्ल, लॉरिन और दोनों असिस्टेंट एलिस की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कार्ल अपने डाइस के जरिए एलिस की सोल से पूछता है कि उसका खून किसने किया। अब एलिस की सोल उन्हें एक पुराने हॉस्पिटल में जाने को कहती है, जो कि अब सुनसान वीरान हो चुका है। जब वे वहां जाते हैं तो एक रूम के पास जाते ही कार्ल को शैतान के होने का एहसास होता है। तभी लॉरिन बताती है कि 25 साल पहले वो इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। तब पार्कर नाम का एक साइको पेशेंट इस रूम में एडमिट था, जिसने खुद के जेनिटल्स को काटने की कोशिश की थी। एक दिन जब वो छोटे जोश को हॉस्पिटल लाई थी, तब पार्कर ने जोश पर हमला किया था। दूसरे दिन लॉरिन ने पार्कर को लिफ्ट में देखा तो लॉरिन ने पार्कर की कंप्लेन नर्स से जाकर की। नर्स ने कहा कि पार्कर ने तो मॉर्निंग में ही सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही लॉरिन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर ये सभी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से पार्कर का पुराना घर ढूंढते हैं और वहाँ जाते हैं। घर में बस लड़कियों का ही सामान था। वहाँ उन्हें एक बच्ची का घोस्ट दिखता है जो कहती है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो मुझसे तुम्हें मरवा देगी। तभी कार्ल को एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ अंदर जाने पर उन्हें 15 लड़कियों की लाशें मिलती है और कुछ पुराने न्यूज़पेपर भी मिलते हैं, जिनमें इन लड़कियों के गायब होने के पीछे द ब्लैक ब्राइड का हाथ बताया गया था। अब सब समझ आने लगता है कि पार्कर ही ब्लैक ब्राइड बनकर लड़कियों को मारता था, और ऐसा करने के लिए उसे उसकी साइको माँ की आत्मा कहती थी। पार्कर की माँ को बेटा नहीं बेटी चाहिए थी, पर बेटा होने की वजह से पार्कर को बचपन से ही लड़की बनाकर रखती थी और टॉर्चर करती थी, जिससे वो पागल हो गया था। पार्कर ने बचपन में ही जोश को चुन लिया था कि मरने के बाद वो जोश की बॉडी पर कब्जा करेगा। तभी कार्ल को समझ आता है कि उन्हें यहाँ तक एलिस की आत्मा नहीं बल्कि पार्कर की माँ की दुष्ट आत्मा लाई है, ताकि वो उन सबको मार सके। वे किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। लॉरिन ये सब जाकर रेनई को बता देती है और बच्चों को सेफ जगह भेज देती है। अब कार्ल फेक जोश के पास जाता है ताकि उसे बेहोश करके पार्कर की आत्मा को बाहर निकाल सके, लेकिन फेक जोश उल्टा कार्ल पर ही हमला कर देता है। तभी दोनों असिस्टेंट भी भाग कर आते हैं, पर तब तक फेक जोश ने कार्ल को मार दिया था। इसके बाद वो दोनों असिस्टेंट को भी बेहोश कर देता है। कार्ल की मौत होने के बाद कार्ल की आत्मा भी उसी द फर्दर वाली दुनिया में चली जाती है, जहाँ रियल जोश की सोल उसे मिलती है। कार्ल रियल जोश की हेल्प करता है। अभी रियल जोश को अपना पुराना घर दिखाई देता है, जहाँ एक घोस्ट उसकी छोटी बच्ची के रूम में जा रहा था। रियल जोश अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है, और दोस्तों ये वही सीन है जो हमने चैप्टर 1 में दिखाया गया था। यानी चैप्टर 1 में जो दरवाज़ा खटखटा रहा था वो कोई भूत नहीं बल्कि पार्ट 2 का रियल जोश था, जो टाइम लूप में फंसा था। रियल जोश घर के अंदर जाता है और उस घोस्ट से फाइट करता है। तभी वहाँ एलिस की सोल आती है और उस घोस्ट को भगाती है। ये चैप्टर 1 का वही सीन है जब रेनई को छोटी बच्ची के रूम में घोस्ट दिखा था। इसके बाद रियल जोश एलिस से डिमंस की दुनिया से बाहर निकलने का तरीका पूछता है, तो एलिस रियल जोश को उस ब्लैक ब्राइड के घर के बारे में पूछती है, पर रियल जोश की मेमोरीज तो बचपन में ही ब्लॉक कर दी गई थी, तो उसे कुछ याद ही नहीं आता। फिर ये सब 1986 वाले समय में जाते हैं। यही वजह थी कि मूवी की स्टार्टिंग में छोटे जोश ने किसी को इशारा करके कुछ बताया था, पर तब एलिस कुछ समझ नहीं पाई थी, जो वो अब मरने के बाद समझी। छोटा जोश उन्हें पार्कर का असली घर बता देता है। इधर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि रेनई और लॉरिन घर जाते हैं, जहां उन पर फेक जोश हमला कर देता है। लॉरिन को वो एक रूम में बंद कर देता है और रेनई का गला दबाकर मारने ही वाला था। तभी बच्चे स्कूल से आते हैं और डेल्टन फेक जोश को बेड से सिर पर मारता है और जाकर रेनई और बच्चे बेसमेंट में छुप जाते हैं
और डेल्टन अपने पिता को बचाने के लिए फिर से गहरी नींद में जाकर द फर्दर में चला जाता है। इधर हम फिर से घोस्ट की दुनिया में रियल जोश, एलिस और कार्ल को देखते हैं जो पार्कर के घर में जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि पार्कर की माँ पार्कर को टॉर्चर कर रही है। तभी पार्कर की माँ की आत्मा रियल जोश पर हमला करती है, लेकिन एलिस पीछे से आकर पार्कर की माँ की आत्मा को हमेशा के लिए तबाह कर देती है। इधर रियल वर्ल्ड में भी फेक जोश बेसमेंट में आकर डेल्टन को नुकसान पहुंचाने ही वाला था, पर जैसे ही उधर एलिस पार्कर की मां को मारती है, रियल वर्ल्ड में फेक जोश के शरीर से पार्कर का साया आज़ाद हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। द फर्दर में एलिस कार्ल और जोश से कहती है कि कार्ल की बॉडी अभी पूरी तरह नहीं मरी है, वे वापस जा सकते हैं। तभी डेल्टन वहाँ आता है और रियल जोश और कार्ल को रास्ता बताता है और वापस रियल वर्ल्ड में ले आता है। जब जोश को होश आता है तो इस बार बॉडी के अंदर रियल जोश की सोल थी। शुरू में रेने को भरोसा नहीं होता, लेकिन जब जोश उसे उस पियानो वाले सीक्रेट सॉन्ग के बारे में बताता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर डेल्टन और जोश दोनों अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पावर को हमेशा के लिए भूलने का फैसला करते हैं। मूवी की एंडिंग में दोनों असिस्टेंट एक नया केस सॉल्व करने जाते हैं, जहां एक बच्ची को एलिस की सोल मुस्कुराते हुए दिखती है और यहीं यह बेहतरीन मूवी एंड हो जाती है। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि जो डीमंस की दुनिया है ना, वहाँ टाइम का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन का वर्ल्ड है। वहाँ कोई भी कभी भी टाइम में आगे पीछे जा सकता है और शायद इसी को दिमाग में रख के वो जो डोर नॉक करने वाला सीन और अचानक से 1986 में चले जाने वाला सीन बनाया गया है।